कहानी शुरू होती है तंजरुल के साथ। अब आप देख सकते हैं कि बड़े अखबारों में खबर चल रही है। 16 नाइजीरियाई सैन्य अधिकारियों के नाम और प्रोफाइल सामने आए हैं, जिन्हें कथित तख्ता पलट की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यह सिर्फ इसलिए बड़ा मामला नहीं कि क्या हुआ, बल्कि इसलिए कि किसको बेनकाब किया गया। सैन्य व्यवस्था, राजनीति और पैसा तीनों एक ही जाल में उलझे हुए। और सुनिए, ये किसी सामान्य अफ्रीकी तख्ता पलट की कहानी नहीं है। नहीं, यह उस महाद्वीप की कहानी है जो बाहर वाले उसे टूटा हुआ कहने से पहले अपने चोरों को खुद पकड़ना सीख रहा है। ये कहानी है संप्रभुता की, भरोसे की और उस सफाई की जो एक देश अपने ही घर से शुरू करता है। तो चलिए बात करते हैं। कई बार देश धमाके से नहीं टूटते, वो टूटते हैं दशमलवों से। कुछ रकम, कुछ शांत ट्रांसफर, और अचानक वो सब कुछ हिलने लगता है जिसे आप मजबूत समझते थे। इसी तरह नाइजीरिया एक सुबह उठा और सुर्खियां थीं एक कर्नल के बारे में। न कोई नेता, न कोई बड़ा व्यापारी, बस एक कर्नल जिसके पास था 11 अरब नायरा। हाँ, 11 अरब, यानी $7 मिलियन से भी ज्यादा की रकम। और ये पैसा किसी दूर देश के बैंक में नहीं, बल्कि यहीं स्थानीय खातों में। 11 अरब नायरा कोई छोटी रकम नहीं। ये वो आंकड़ा है जो किसी को भी चुप कर दे। जांच बताती है कि यह पैसा उस कर्नल से जुड़ा था जिस पर राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू के खिलाफ तख्ता पलट की तैयारी का आरोप था। और पूरा देश सन्न। सबके मन में एक ही बात, क्या फिर वही, फिर तख्ता पलट? हम ये फिल्म पहले भी देख चुके हैं। वर्दी, धोखा और देश बचाने के नाम पर भाषण, जिनका अंत हमेशा बर्बादी में होता है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। यह कोई अव्यवस्थित झुंड नहीं था। यह एक सुनियोजित, साफ सुथरी, चुपचाप योजना थी। सैन्य खुफिया एजेंसियां इस अधिकारी को अगस्त 2024 से निगरानी में रखे थीं। ये अफवाहों की प्रतिक्रिया नहीं थी। ये तो वे संकेतों, कॉलों, बैंक ट्रेल्स और एन्क्रिप्टेड संदेशों का पीछा कर रहे थे, जिनका इस्तेमाल वही लोग करते हैं जो कुछ बड़ा छुपा रहे हों। कल्पना करें, रात के अंधेरे में बंद कमरों में बैठ के एयर कंडीशनर की धीमी आवाज में फुसफुसाहट, और इस सब को देश बचाना कहकर अपने ही कदमों को सही ठहराना। और फिर तारीख है 12 जून लोकतंत्र दिवस, 1 अक्टूबर स्वतंत्रता दिवस। ये दोनों दिन देश की पहचान हैं। इन्हीं दिनों को चुना गया ताकि झटका सबसे बड़ा लगे। एक तख्ता पलट जो दुख की तरह पैक किया गया था, और एक संदेश जो दिमाग में तूफान ला दे। पर असली झटका क्या में नहीं था, कौन में था? वह कर्नल कोई गुस्सैल सैनिक नहीं था। वह एक सुसंस्कृत, प्रशिक्षित, सम्मानित अधिकारी था। वही किस्म का आदमी जो बड़े अफसरों, नेताओं और अमीरों की महफिलों में दिख जाता है। यही बात लोगों को हिला गई। उन्होंने महसूस किया, दुश्मन बाहर नहीं, वर्दी के भीतर था। और एक बात परेशान करती है, 11 अरब नायरा रातों रात नहीं आते। ये जेब खर्च नहीं है। ये संकेत है साझेदारी का, किसी की अनुमति का। किसी ने कहीं या तो साइन किया या अनदेखा किया। यही तो ऊंचे स्तर का भ्रष्टाचार है। नम्र, ऑफिसनुमा, और कभी अकेला नहीं। लेकिन यहाँ कहानी उम्मीद देती है, क्योंकि नाइजीरिया ने इसे पकड़ा, अफ्रीका ने इसे पकड़ा। न कोई विदेशी चेतावनी, न कोई अज्ञात पश्चिमी सूचना, बस घरेलू जांच। यह गिरावट नहीं, प्रगति है। यह दिखाता है कि अफ्रीका अब अपने दरवाजे खुद संभालना सीख रहा है। फिर भी एक सवाल हवा में तैरता है। अगर एक कर्नल पकड़ा गया, तो वह तंत्र क्या जो उसे पैदा करता रहा? और कौन कौन चुप बैठा है, वर्दी में मुस्कुराता हुआ, हाथ मिलाता हुआ, और वो पैसा जमा करता हुआ जिससे स्कूल, सड़कें और भविष्य बनना चाहिए था? कहीं ऐसा तो नहीं? असली तख्ता पलट वो नहीं जो योजना बनाई जा रही थी। असली तख्ता पलट वो है जो खामोशी से बैंकों और मंत्रालयों में पहले से चल रही है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक सम्मानित अधिकारी जो देश की रक्षा की कसम खाता है, अचानक राज्य के खिलाफ जाने का फैसला करता है? ये सिर्फ लालच नहीं, ये एक गहरी बीमारी है, विशेषाधिकार और भ्रम की मिलीजुली। सैन्य खुफिया एजेंसियां महीनों से उसका पीछा कर रही थीं, क्योंकि उसका जीवन उसके वेतन से मेल नहीं खा रहा था। महंगी गाड़ियां, बड़े मकान और अचानक बढ़ी हुई दौलत, ये सब किसी गहरे खेल की ओर इशारा कर रहे थे। अफ्रीका में रक्षा बजट अक्सर निजी खातों में पहुंच जाता है। यात्राएं व्यवसाय नहीं, धोखाधड़ी बन जाती हैं। लेकिन इस मामले में पैमाना इतना बड़ा था कि अनुभवी जांच अधिकारी भी चौंक गए। उन्होंने सिर्फ 11 अरब नहीं पाए, उन्होंने एक पैटर्न पाया। शेल कंपनियों से ट्रांसफर, नकली सलाहकार सौदे और विदेशी कड़ियां। और इनके पीछे हमेशा की तरह राजनीति। कर्नल कहता है यह पैसा एक पूर्व राज्यपाल का था। वही पुराना वाक्य, व्यापार सहयोगी। ये रिश्वतखोरी की खुशबू है।
जो हर घोटाले के बाद हवा में रहती है लेकिन कभी किसी पर रुकती नहीं। सैनिक और नेता, इनका संबंध नया नहीं। यह स्वतंत्रता के बाद से अफ्रीका की राजनीति के डीएनए में है। नेताओं ने समझ लिया कि वफादारी वोटों से नहीं मिलती, बंदूक की नली से मिलती है। और सैनिकों ने समझ लिया, वफादारी तब तक टिकती है जब तक कोई ताकतवर उसे खरीदता रहे। आज तख्ता पलट बैरकों में नहीं बनते, वे बैंक बोर्डरूम में बनते हैं। व्हाट्सएप संदेशों पर, मीटिंग्स में, जहां लोग घड़ी पहनते हैं, राइफल नहीं। और इनके पीछे होते हैं राजनेता जो मंच पर मुस्कुराते हैं लेकिन अंधेरे में फुसफुसाते हैं। जब पैसा हटा ले तो बचता है मोहभंग। सैनिक जिन्हें कभी रक्षक माना जाता था, अब खुद को ठगा हुआ समझते हैं। और कुछ सैनिक पूछते हैं, मैं क्यों नहीं? यही वह पल है जहां लोभ न्याय का मुखौटा पहन लेता है। देशभक्ति महत्वाकांक्षा में बदल जाती है। लेकिन आप लोगों का भरोसा नहीं खरीद सकते, नैतिकता का नाटक नहीं कर सकते। हर तख्ता पलट एक ही अंजाम पर जाता है, पछतावा और बर्बादी। कर्नल की यह दौलत अगर वास्तव में उसकी नहीं थी, अगर यह राजनीतिक हाथों से आई थी, तो यह सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं, यह साझेदारी थी, शक्ति और पैसे की। और यह सवाल जिंदा करता है, अगर सत्ता इतनी आसानी से खरीदी बेची जा सकती है, तो देश चल कौन रहा है? चुने हुए नेता या वो लोग जो अपनी वफादारी किराए पर देते हैं? और जितना गहराई से देखें, यह सिर्फ एक कर्नल की बात नहीं, यह पूरे सिस्टम का मामला है। 11 अरब खुद नहीं चलते, वे बैंक अधिकारियों, सरकारी दलालों और विदेशी सलाहकारों के छुपे नेटवर्क से गुजरते हैं। सबको थोड़ा हिस्सा मिलता है और सब चुप रहते हैं। भ्रष्टाचार आकस्मिक नहीं, संगठित है। कॉन्ट्रैक्ट से फर्जी रिपोर्ट तक, तत्काल खरीद से निजी जेट तक, यह एक पूरी सप्लाई चेन है। कर्नल चोरी नहीं कर रहा था, वह हिस्सेदार था। और असली समस्या, यह सिर्फ नाइजीरिया नहीं, पूरे अफ्रीका की समस्या है, जो औपनिवेशिक व्यवस्था से पैदा हुई। औपनिवेशिक सेनाएं लोगों की रक्षा के लिए नहीं बनी थीं, बल्कि व्यवस्था की रक्षा के लिए। और आज भी वही मानसिकता जारी है। देश स्वतंत्र हुए, पर सोच गुलाम ही रही। यही वजह है कि कुछ अधिकारी राज्य को सेवा नहीं, ग्राहक मानते हैं। फौज व्यवसाय बन गई है, तख्ता पलट कॉर्पोरेट पुनर्गठन जैसा। कोई अधिकारी अपना जीवन क्यों दांव पर लगाएगा, जब तक कि उसे पता न हो कि असफल होने पर भी कहीं न कहीं कोई न कोई सुरक्षा इंतजाम होगा। इसलिए यह मामला सिर्फ एक कर्नल का नहीं, पूरी संरचना का था। और यही दर्द देता है, क्योंकि जब संस्थाएं ऊपर से सड़ती हैं, तो नीचे खड़े लोग यकीन खो देते हैं। ऐसा माहौल पैदा होता है जहां तख्ता पलट सैनिक नहीं करते, जनता चुप रहकर उन्हें होने देती है। लेकिन अब बदलाव आ रहा है। पहली बार अफ्रीका खुद अपने भीतर के नेटवर्क को बेनकाब कर रहा है। हम पैसा ट्रैक कर रहे हैं, नाम जोड़ रहे हैं, कड़ी से कड़ी मिला रहे हैं। यह सिर्फ कानून नहीं, सांस्कृतिक प्रतिरोध है। अफ्रीकावासी सीख रहे हैं, देशभक्ति अंधी वफादारी नहीं है, देशभक्ति जवाबदेही है। यही असली सवाल है। अगर सत्ता बाजार बन चुकी है, तो क्या हम इसे फिर से जनसेवा में बदल सकते हैं? या हम उन देशों में फंसे रहेंगे जहां भविष्य सबसे ऊंची बोली लगाने वाले लिखते हैं? कभी कभी लोकतंत्र एकदम नहीं टूटता, धीरे धीरे टपकता है, छत की तरह जिसे कोई ठीक नहीं करता जब तक बरसात घर में घुस न जाए। नाइजीरिया अभी खड़ा है, लेकिन हर घोटाला एक नई दरार छोड़ जाता है। फिर भी इस बार नाइजीरिया बिखरा नहीं, उसने खुद को पकड़ लिया। खुफिया एजेंसियों ने संकेत देखे, पैसा ट्रैक किया और तख्ता पलट को होने से पहले रोक दिया। ये कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। लेकिन सच ये भी है, तख्ता पलट का डर मिटता नहीं। 80 और 90 के दशक की यादें अभी भी जहन में हैं। इसलिए जब राष्ट्रपति बोला तिनुबू ने सेना के बड़े पदों में बदलाव किए, तो यह रणनीति नहीं, जीवित रहने का तरीका था। अफ्रीका में सरकार तख्ता पलट होने का इंतजार नहीं करती, वह पहले ही चाल चल देती है। लेकिन यही लोकतंत्र की समस्या है। अफ्रीका में लोकतंत्र रक्षा अवस्था में जीता है। नेता जनता को नहीं, खुद को सेना से बचाते हैं। और इस तनाव की दरारों में तख्ता पलट जन्म लेते हैं। कड़वा सच यही है, वफादारी यहां बनाई नहीं जाती, किराए पर ली जाती है।